चलो बच्चों, आज हम देखेंगे लोक कथाएँ। यह एक लोक कथा है जिसके लेखक हैं संकलित। बच्चों, यह शब्दार्थ कुछ शब्द के अर्थ हैं। अकेला, अकेला, डहर, रास्ता, संगवारी, साथी, रद्दा, रास्ता, मड़ाके, रक्के, अड़बड़, बहुत, तुमड़ी, लौकी का सूखा खोल, और कटाए, बहुत घना, शंकुर, शकरा, हाका पारना, मुनादी करना, घमघमाए, अच्छा दित, सुघर, सुंदर, चिटिक बेरा, थोड़ा समय, रुख, वृक्ष, बाशा, निवास, टोटा, गला, मोड़ी, सिर, उत्साह, धोरही, चरवाहा, एक तरह की जाति, ओशरी, पारी, एक के बाद एक क्रमशः, गुणिक, गुणवान, बिख, विष और जहर, कोलिया, सिहार, खाले, नीचे, बठुरा, मटर, धोरिक, थोड़ा, तीर, पास, नानकुन, छोटा सा, आगी, आग, तराश, भय, उदीम, प्रयास। चलो बच्चों, देखते हैं। बहुत पहले की बात है। एक किसान का बेटा अकेला जंगल की ओर जाता है और दोस्त यार के बिना रास्ता कैसे चला जाए यह सोचकर जंगल के रास्ते में चलने लगा। चलते चलते वह एक डंडे में लौकी बाग को बांधकर और जंगल के रास्ते में चलने लगा। चलते चलते उसे रास्ते में एक बड़ा सा केकड़ा मिला। वह किसान के बेटे के साथ पीछे पीछे आने लगा। तब किसान का बेटा केकड़े से कहा, तुम मेरे पीछे कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत दूर जाना है, तुम यहीं रुको। यह कहते हुए वह अपने रास्ते आगे चलने लगा। तब केकड़ा रागर से कहता है, भैया, साथ में हम राही होने के से रास्ता आसानी से कट जाता है। यदि आप मुझे अपने साथ ले चलते हो तो आप निश्चित होकर अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। केकड़े की यह बात सुनकर किसान का बेटा सोचता है कि चलो आज इसी को ही अपना साथी बना लेता हूँ। और तुमा मतलब कि तुमड़ी, खोखले लौकी में, लौकी का कुछ खोखला जैसा होता है जिसे तुमा कहते हैं, उसे भर कर वह आगे चलने लगा। किसान का बेटा कांटों आदि से चलते हुए जंगल के रास्ते को पार करता है। चलते चलते वह सभी जंगलों को पार करता है। वह थक जाता है। वह एक घने वृक्ष के पास, जहाँ सांप और कौवा रहते हैं, वहाँ उस पेड़ के नीचे रुकते उन्हें सांप व कौवा को मार डालता है और खा जाता है। इस तरह वहाँ पर एक सांप और कौवा रहता है जो किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं और खा जाते हैं दोनों। इस तरह दोनों ने आतंक फैला रखा था और उनके आतंक को देखकर वहाँ के राजा ने मुनादी करा दी कि जो उन दोनों सांप और कौवा को मार डालेगा उससे हमारी राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा तथा आधा राज्य भी प्रदान करेंगे। राजा ने ऐसा कहा था। किसान का बेटा विश्राम करने के लिए रुका। महुआ के पेड़ में सांप और कौवा का बसेरा रहता है। किसान के बेटे को सोता देख सांप नीचे आकर उसे काट देता है। सांप के काटने से उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तब कौवा नीचे उतरकर कहता है, तूने इसके पैर की तरफ से काटा, इसलिए पैर की तरफ का हिस्सा तेरा और मूढ़ की तरफ का हिस्सा मेरा। कौवा और सांप की बातचीत को तुमा के खोखले में बैठा केकड़ा सुन रहा था। समय या मौका देखकर वह तुमड़ी के अंदर से बाहर आकर सांप के गले को अपने आरी जैसे पंजे में पकड़कर कहता कि तू मेरे दोस्त को जिंदा कर, नहीं तो मैं तेरे प्राण नहीं, तू नहीं मुझसे नहीं बच पाएगा, तेरे प्राण मुझसे नहीं बच पाएंगे। सांप फड़फड़ाने लगता है और उसका छक्का पंजा नहीं चलता है। सब देखकर कौवा का गला सूखने लगता है। उसे भी कौवा को भी वह मार मार कर अधमरा कर देता है। फिर कौवा और सांप खिड़खिड़ाने लगते हैं उसे
और कहने लगते हैं, सगा भाई मेहमान हमें माफ़ कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तब केकड़ा कहता है कि जब खुद के प्राण संकट में पड़े तो सब रिश्ते नाते याद आ जाते हैं। माफ़ी तभी मिलेगी जब हमारे दोस्त को जिंदा करोगे। जब प्राण संकट में हो तो सभी शर्तें मान लेनी चाहिए। सांप किसान के बेटे का जहर खींचने लगता है। जहर खींचने के बाद उसको होश आ जाता है और कहता है कि बहुत समय हो गया, चलो अब आगे चलें। केकड़ा किसान के बेटे को सभी बातें बता देता है। फिर किसान का बेटा कहता है कि दुश्मन को कैसी माफ़ी दिया जाए, ये तो गलत है। वह सांप और कौवा के गले को गमछे में बांधकर पकड़ लिया और नज़दीक गया तो गाय चराते हुए कुछ चरवाहा देख रहे थे। जैसे ही किसान का बेटा आगे बढ़ा तो वैसे ही वहां पहुंचकर मरे हुए सांप और कौवा को पकड़ कर राजा के दरबार में पहुंच जाता है। और राजा अपने दरबार में बैठे रहते हैं। राजा से कहता है कि मैंने सांप और कौवे को मार डाला। यह कहते हुए सांप और कौवे का सिर दिखाता है, उनके सामने रख देता है। यह सुनते हुए दरबार में उपस्थित सभी लोग उत्साह से झूमने लगे। आज अत्याचारी सांप और कौवा से मुक्ति मिल गया। राजा बोलते हैं कि हमने जो घोषणा की थी उनका पालन होना चाहिए। राजकुमारी की शादी धोरई के साथ करने की तैयारी कीजिए। राजा की घोषणा से राज्य में राजकुमारी के साथ शादी की तैयारी होने लगी। एक तरफ सांप और कौवा से मुक्ति और दूसरी ओर राजकुमारी की शादी। ये खबर जंगल में आग जैसे पूरे राज्य भर फैल गया। प्रजा में दुगनी खुशी फैल गई। राज्य भर में त्योहार जैसा आनंद छा गया। चारों तरफ धोरई का गुणगान होने लगा। धोरई खुश हो गया। अब तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। अब तो वह राजा का दामाद बन जाएगा तथा राज्य का आधा हिस्सा उसका हो जाएगा। अब उसके दुख का अंत हो जाएगा। राज्य भर से लोग राजकुमारी की शादी में शामिल आने लगे। घूमते घूमते किसान का बेटा भी उस राज्य में पहुंच गया। राज्य में उत्साह को देखकर वह 2-4 लोग से पूछता है कि राज्य में कोई उत्साह या त्योहार है क्या। सभी लोग एक ही बात बोलते हैं, एक साथ बोले कि उस अत्याचारी सांप और कौवा को धोरई ने मार डाला। राजा साहब की घोषणा के अनुसार धोरई के साथ राजकुमारी की शादी की तैयारी हो रही है। यह बात सुनकर किसान का बेटा आश्चर्य में पड़ जाता है और वह सांप और कौवा को तो मैंने मारा था, ये धोरई को कैसे मालूम पड़ा कि वह बोलता है कि भाई सांप और कौवा तो मैंने मारा। वह धोरई सच नहीं बोल रहा है। यह बात इस कान से उस कान होते हुए राज दरबार में पहुंच गई। मंत्री राजा साहब को बताता है कि एक परदेसी आया है और वह कहता है कि सांप और कौवा को तो मैंने मारा है। राजा कहते हैं ऐसी बात है तो वो परदेसी को राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए और धोरई को भी बुलाया जाए। राजा के आदेश अनुसार किसान का बेटा व धोरई राजा के दरबार में प्रस्तुत किए जाते हैं। राजा किसान के बेटे से कहता है कि तूने सांप व कौवा को मारा तो सबूत पेश करो। किसान के बेटे ने अपने साफी में सांप और कौवे के कटे हुए मुड़ को पेश कर दिया। राजा आश्चर्य में पड़ जाता है कि सांप और कौवे को किसान के बेटे ने मारा है कि धोरई ने। राजा सोच विचार कर कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि सांप और कौवे को तूने मारा है। किसान का बेटा बोलता है मेरे पास इसका गवाह है। ये कहते हुए तुमा के भीतर से केकड़ा को निकालकर एक तरफ राजा के सामने रख देता है और दूसरी तरफ डंडा को रख देता है। यह सब देखकर दरबार में उपस्थित लोग के मन में हंसी फूटने लगी। दरबारी लोग को हंसते देखकर केकड़ा सभी बातें क्रमशः बतलाता है। केकड़ा की बातें सुनकर राजा को विश्वास होने लगा। तब राजा मंत्री से कहता है कि ये धोरई के लिए क्या न्याय होना चाहिए। मंत्री बोला कि धोरई को भी अपनी बातें रखने का मौका दिया जाए, लेकिन धोरई के मुंह से तो वाक्य ही नहीं निकला। वह
वह कह क्या सकता है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया चुका था। धोरई के बिना कुछ बोले चुपचाप अपने सिर को नीचे झुका लिया। यह देखकर धोरई हमारे साथ धोखा किया है, इसको सज़ा मिलना चाहिए, यह कहकर उसे जेल में बंद कर दिया। किसान का बेटा राजकुमारी के साथ शादी कर लेता है और राजमहल में रहने लगता है, जहाँ सभी सुख सुविधा हो रहते हैं। वे भी उनका मन वहाँ नहीं लग रहा था। वह राजकुमारी को कहता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि हमेशा मेहनत करके अपना जीवन बिताना, यह सत्य है। बिना मेहनत किए भोजन करना पाप के बराबर होता है। यह कहकर वह राज्य में खेत में काम करने लगा। किसान के बेटे को खेत में काम करते देखकर लोग हंसने लगे और कई लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगे। जितनी मुँह उतनी बातें। कोई कहता था कि मजदूर का बेटा है, मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा। धीरे धीरे ये बातें राजा के पास पहुंच गई। राजा ने किसान के बेटे से कहा कि तुम किसान के बेटे हो ही नहीं, तुम राजा के दामाद हो, आपको ये सब काम शोभा नहीं देता, प्रजा में अच्छी बातें नहीं हो रही हैं। किसान का बेटा कहता है कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, काम करना कोई अपराध नहीं है, अपने खेत में काम करना अपराध नहीं है, मैं अपने खेत में मेहनत करता हूँ। राजा का दामाद होकर जब मैं मेहनत करूँगा तभी प्रजा के अंदर मेहनत करने का भाव जागृत होगा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे राज्य में धन दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगी। इस राज्य में कभी अकाल और भूखमरी नहीं होगी। अपने दामाद का विचार को सुनकर राजा के मन में गदगद हो जाता है और उसको अपने छाती से लगा लेता है। अब उनको विश्वास हो जाता है कि उनका दामाद मेहनती के साथ विचारवान भी है। राजा यह घोषणा भी कर देते हैं कि मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी मेरा दामाद होगा। राजा की घोषणा सुनकर दरबार उत्साहित हो गया। धन्यवाद।